हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आपका इस वीडियो में स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ओम्स लॉ के बारे में। अभी तक की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 तक के क्वेश्चन हम लोग ने कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Which of the following expression satisfies the एम्पियर सर्किट लॉस। निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा एम्पियर सर्किट के नियम को बताता है। इसका आंसर होगा ए इंटीग्रेशन बी मल्टीप्लाई डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। इस नियम के अनुसार निर्वृत्त या वैक्यूम में किसी भी बंद परिपथ के अनुदित चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इंटीग्रेशन बी डी एल निर्वात की चुंबकशीलता व उस पथ से गुजरने वाली धाराओं के बीच गणितीय योग के बराबर, अतः इसको गणितीय रूप में निम्न प्रकार से लिखा जाता है। बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is correct expression for electrical power। निम्न कौन इलेक्ट्रिकल पावर का सही व्यंजन है। इसमें इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला आपको सही बताना है। इसमें चारों में से कौन सा है। इसका आंसर है डी, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आई आर। डी, ऑप्शन डी। जैसे कि हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर ये फार्मूला है। अब ओम्स लॉ में यहाँ पे लगा देंगे इसकी वैल्यू, तो इसका निकल के आ जाएगा आंसर P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ओम लॉ के लिए करेक्ट है। आंसर है इसका सी, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। ओम्स लॉ के अनुसार करंट जो होता है वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वैद्युत धारा वोल्टेज के सीधे अनुपातिक है। मतलब ओम्स लॉ के अनुसार बराबर V इज इक्वल टू आई आर। वोल्टेज जो है करंट के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वोल्टेज के बढ़ने के साथ धारा का मान भी बढ़ता है और रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू। ओम्स का नियम में से किस लागू होता है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर लागू होता है। ओम्स नियम कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए लागू होता है। इस नियम V अपॉन आई का अनुपातिक एक नियतांक R होता है। मतलब R कांस्टेंट होता है। जब V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूले के अनुसार R कांस्टेंट होगा तो V करंट के समानुपाती होगा। इसके लिए वायुमंडल घटना जैसे ताप, हवा, आर्द्रता आदि को स्थिर माना जाता है। ओम्स नियम के अनुसार इलेक्ट्रोलाइट, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस, सेमीकंडक्टर, आर्क लैम्प आदि पर लागू नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इमूवेबल्स। निम्नलिखित में से कौन गतिहीन है, जिसके पास गति नहीं होती है। आंसर है सी, आयन। आयन के पास गति नहीं होती, जबकि इलेक्ट्रॉन होल्स के इमूवेबिलिटी उसके पास गतिशीलता होती है। आयन गतिहीन होता है,
जबकि इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है। अर्धचालक में सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी की गणना का मान होल की मोबिलिटी से ज़्यादा होता है। मतलब सेमीकंडक्टर में अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी जो है होल की मोबिलिटी से ज़्यादा रहती है। इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरी करता है और होल माइनॉरिटी चार्ज कैरी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन पावर डिटरमाइन करनी है इन वाट में। डिस्प्लेड बाय 6 ओम रजिस्टर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड इज 32 वोल्ट। एक 6 ओम रेजिस्टेंस द्वारा 6 वैद्युत शक्ति का निर्धारण वाट में करिए, जबकि रेजिस्टेंस के अंकित के बीच वोल्टता है। इसमें क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस 16 ओम है एंड वोल्टेज 32 वोल्ट है। अब हमें पावर डिटरमाइन करना है। पावर के फार्मूले के अनुसार P रेजिस्टेंस है इसमें 6 ओम एंड वोल्टेज है 32 ओम। अब इसका फार्मूला है P = V² R। अब रख इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। हाउ मच पावर डिसिपेट बाय 5 ओम रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ करंट इज 2 एम्पियर। 5 ओम के प्रतिरोध द्वारा कितनी ऊर्जा वाट को क्षय किए जाएगा, जिसमें वैद्युत धारा का मान 2 है। तो इसका पावर कितना डिसिपेट होगा। P का फॉर्मूला है P = I²R। आई की वैल्यू इसमें कितनी दी है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस की कितनी है 5 ओम। फॉर्मूले में पुट कर देंगे I² और पावर की वैल्यू होगी 20 वाट। आंसर है इसका C 20 वाट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा। आंसर है इसका A ml²/Q²T। चार्ज का फॉर्मूला है Q = IT। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, वोल्ट का फॉर्मूला V = IR। अब Q = IT में I की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, वोल्ट की वैल्यू V = W/Q। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा ml²Q²T। इसका आंसर है A ml²Q²T। नेक्स्ट, ओम इज द एसआई यूनिट ऑफ, ओम की इकाई क्या है। ओम की इकाई है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध एसआई यूनिट ओम की यूनिट रेजिस्टेंस होती है। धारिता का मात्रा फैराड, कैपेसिटेंस की यूनिट फैराड होती है, जबकि इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है। इंडक्टेंस प्रतिरोध का मान हेनरी होता है। चालकता का मान, कंडक्शन का मान मोह या सीमेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर गॉस लॉ। गॉस लॉ का करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है। गॉस लॉ के नियम के कौन सा समीकरण सही है। इसका आंसर आएगा A फ्लक्स = Q/ε0। गॉस प्रेम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा प्रतिबल कुल वैद्युत आवेश का
1/ε गुना होगा यदि किसी बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश हो तो गस पेरमियन के अनुसार उस पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा फ्लक्स क्या होगा। फ्लक्स इक्वल टू चार्ज बटे एप्सिलॉन परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। विच द फॉलोइंग डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन क्या है, निम्नलिखित कौन सी एनर्जी का विमा है। तो इसका आंसर आएगा बी, mL²/T²। बल प्रेशर इज इक्वल टू मास द्रव्यमान मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी, प्रेशर इज इक्वल टू मास की वैल्यू m आएगी और एक्सेलरेशन त्वरण की वैल्यू LT² आएगी। मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्क बराबर फोर्स बल मतलब फोर्स वर्क बराबर फोर्स बल मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, MLT² MLT-2 और डिस्टेंस की वैल्यू L आएगी। तो इसका आंसर आएगा ML2T-2 यानी ML2/T²। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा एक अदिश राशि होती जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती। चलिए अगले क्वेश्चन 24 पे। व्हाट विल द पोटेंशियल डिफरेंस V between the terminal of resistance R 8 ohms and current through the resistance 3 ampere। 8 ओम के प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में क्या होगा जब रेजिस्टेंस के माध्यम से बहने वाली वैद्युत धारा 3 एम्पियर है। तो जैसा हम जानते हैं इसका फार्मूला ओम्स नियम के अनुसार V इज इक्वल टू IR। वोल्ट हमें फाइंड करना है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट दी हुई है, तो यहाँ फार्मूला लगा देंगे V इज इक्वल टू IR। वोल्ट की वैल्यू आ जाएगी 24 वोल्ट। इसका आंसर है ए, 24 वोल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर बायो-सावर्ट लॉ, निम्नलिखित में से कौन सा बायो-सावर्ट नियम के लिए सही समीकरण है। इसका आंसर है सी, बी प्रोपोर्शनल टू IL sin θ/R²। बायो-सावर्ट के नियम किसी धारावाहिक चालक की DL लंबाई द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्षेत्र का मान BL पर निर्भर करता है। चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती। ये चालक के अल्प लंबाई के अनुक्रमानुपाती। अल्प लंबाई L तथा उसके बिंदु P से मिलने वाली रेखा के बीच कोण थीटा अनुपाती। P अल्प दूरी वर्ग के व्यक्तों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बायो-सावर्ट नियम के अनुसार जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, करंट कैरिंग किसी कंडक्टर में करंट अगर कैरिंग कर रहा है तो उसके बीच की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और L लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होती है और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बायो-सावर्ट के
नियम के अनुसार बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के करंट के एन लेंथ के एन एंगल साइन थीटा के एन बटे आर स्क्वायर के। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। What will be the value of current in ampere through resistance 4 ohms when potential difference between 2 and 2 volt? करंट की वैल्यू बताना है इसमें। करंट की वैल्यू बताना है इसमें। रेजिस्टेंस दिया गया है 40 वोल्ट, 40 रेजिस्टेंस दिया है 40 ओम एंड वोल्ट दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है 20 वोल्ट। अब ओम्स नियम के अनुसार वो फॉर्मूला लगाएंगे, करंट की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 0.5 एम्पियर। इसका आंसर है आंसर बी 0.5 एम्पियर। If 12.25 multiplied 10 to the 6 electron pass through conductor in 1 second, then how much current in milliampere? 12.25 10 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में चालक के माध्यम से गुजरता है तो वैद्युत धारा मिली एम्पियर में कितनी होगी? आंसर है इसका सी। 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? 1.6 10 टू द पावर -90 कूलम्स। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 12.25 10 टू द पावर 16। कितने टाइम लगेगा? 1 सेकेंड लगेगा। तो इसका फार्मूला लगा देंगे, Q इज इक्वल टू आई टी एंड Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ पे तो आई की वैल्यू इसी कितनी आएगी? 19.6 मिली एम्पियर्स। The electric flux and field intensity inside conductor sphere। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फील्ड इंटेंसिटी कंडक्टर स्फीयर के इनसाइड में क्या होगी? एक चालक गोले के भीतर वैद्युत प्रवाह और क्षेत्र तीव्रता कैसे होती है? जीरो। इसका आंसर है जीरो। एक चालक आवेश गोले के भीतर वैद्युत प्रवाह तथा क्षेत्र के तीव्रता का मान शून्य होता है क्योंकि एक आवेशित गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव पृष्ठ पर विभव के बराबर होता है। अतः आवेश को गोले के केंद्र पर संकेंद्रित माना जाता है। इसका फार्मूला है V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई परमिटिविटी R। गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर समान विभव पोटेंशियल है, अतः गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 29। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है? किससे उत्पन्न होती है? आंसर डी बोथ फ्रिक्शन एंड इंडक्शन से। स्टैटिक इलेक्ट्रिकल वैद्युत घर्षण और प्रेरणा दोनों से उत्पन्न होती है, मतलब बोथ फ्रिक्शन एंड इंडक्शन दोनों से होती है। जब किसी कुचालक मतलब इंसुलेटर पदार्थ जैसे कांच प्लाफेन की छड़ को रेशम पर रगड़ते हैं तब ये कागज या अन्य पदार्थ के टुकड़े को आकर्षित करने लगती है। इस घटना का मुख्य कारण ये है कि ये परस्पर रगड़ने की प्रक्रिया
पदार्थ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाता है। स्थिर वैद्युत को कूलम के आवेश के नियम अनुसार समझाया गया है। कूलम्स का नियम ये है, F बराबर चार्ज 1 एंड चार्ज 2 बटे 4 पाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी डिस्टेंस स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इज। ओम के नियम का सही रूप क्या है? जैसे हमने पढ़ चुके हैं, ओम के नियम का सही रूप है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I और V बराबर IR, ये दोनों हैं। ओम्स का नियम किसी चालक को यदि भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरे के बीच विभवांतर पोटेंशियल तथा बहने वाली धारा करंट का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। मतलब V बटे I इक्वल टू R स्थिरांक कांस्टेंट रहता है, जिसका ओम लॉ का फॉर्मूला V इक्वल टू IR। ओम का नियम नॉन ओमिक कंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रोलाइट पर पालन नहीं करता। जो ओमिक कंडक्टर रहते हैं उन्हीं उसी में केवल पालन करता है, नॉन ओमिक कंडक्टर पर नहीं पालन करता। जैसे वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रोलाइट पर पालन नहीं करता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। द नॉर्मल रेजिस्टेंस ऑफ पायलट वायर। एक पायलट तार का सामान्य रेजिस्टेंस क्या रहता है? इसका है आंसर C, लेस देन 500 ओम। पायलट वायर का सामान्य प्रतिरोध 500 से कम होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। द प्रिसियन रेजिस्टेंस। परिशुद्ध रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस विद पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जैसे रेजिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता जाए तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस पॉजिटिव टेम्परेचर रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़े, इसको पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस कहते हैं। वायर वुंड रेजिस्टेंस का प्रयोग परिशुद्ध रेजिस्टेंस के रूप में किया जाता है। इनकी शक्ति रेटिंग अधिक और प्रतिरोध मान कम होता है। आंसर है B, वायर वुंड रेजिस्टेंस। द इलेक्ट्रिक चार्ज मेजर इन कॉलम हैज़ चार्ज हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स। कूलम में इलेक्ट्रिक चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है? इसका आंसर है A, 6.242 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 18। हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू NE, चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 टू द पावर -19 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड Q चार्ज। पुट कर देंगे फार्मूला। अब चार्ज 1 कूलम का 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है? 6.25 6.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे।
34 क्वेश्चन पे फाइंड आउट ऑफ द रिगार्डिंग ओम्स लॉ। इनमें से क्या ओम्स लॉ का नियम नहीं है, मतलब कौन सा ओम्स नियम पालन नहीं करता है। तो पहले बता चुके थे आपको। आगे क्वेश्चन में वैक्यूम ट्यूब नहीं पालन करता है, वैक्यूम ट्यूब, जबकि कंडक्टर पालन करेगा, डीसी सर्किट एंड हाई वोल्टेज सर्किट पालन करेंगे। निर्भर ट्यूब ओम के नियम का पालन नहीं करता। ओम का नियम किसी चालक की भौतिक अवस्था आदि अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरे पर लगने वाला विभवांतर V वोल्ट बहने वाली धारा सदैव स्थिर या कांस्टेंट होती है, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं। ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR, इसमें R कांस्टेंट रहता है। ओम का नियम केवल लीनियर परिपथ के लिए लागू होता है, मतलब ओम का नियम केवल रेखीय परिपथ सर्किट के लिए लागू होता है। व्हाट मटेरियल स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इज मेड। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस किस पदार्थ का से बनता है। तो इसके आंसर C, एलॉय ऑफ मैग्नीशियम एंड कॉपर, मैग्नीन एंड कॉपर। मैग्नीन और कॉपर का मिश्र धातु होता है। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस मैग्नीन और तांबे का मिश्रित धातु से बना होता है। इसका उपयोग एरर को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ऊष्मा एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक संचारण के लिए क्या होना चाहिए। टेम्परेचर ऑफ टू बॉडी मस्ट बी डिफरेंट, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में टेम्परेचर तब ट्रांसफ़र होगा जब दोनों का टेम्परेचर जो होगा डिफरेंस होगा। सेम टेम्परेचर पे दोनों के बीच में ट्रांसफ़र नहीं होगी हीट, डिफरेंट टेम्परेचर पे दोनों ट्रांसफ़र होगी हीट। तो आंसर है इसका A, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडी मस्ट बी डिफरेंट होना चाहिए, तभी ट्रांसफ़र होगी हीट। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ऊष्मा का संचारण करने के लिए दोनों बॉडी का तापमान विभिन्न होना चाहिए। यदि दोनों बॉडी का तापमान एक समान होता है तब ऊष्मा का संचारण एक बॉडी से दूसरी बॉडी में नहीं होगा। ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करने के लिए 3 विधियां होती हैं। एक होती है चालक विधि, दूसरी होती है संवाहक विधि, तीसरी होती है विकिरण विधि। मतलब एक विधि होती है कंडक्शन मेथड, दूसरी होती है कन्वेक्शन मेथड और तीसरी होती है रेडिएशन मेथड। ये कंडक्शन मेथड, ये कन्वेक्शन मेथड, ये रेडिएशन मेथड से हीट ट्रांसफ़र होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठोस में ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चालन विधि द्वारा होता है। मतलब सॉलिड में ऊष्मा का ट्रांसमिशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर चालन विधि मतलब कंडक्शन विधि द्वारा होता है, जबकि गैस में इन द्रवों में मतलब गैस में और लिक्विड में ऊष्मा का संचरण कन्वेक्शन विधि द्वारा होता है। मतलब सॉलिड में ऊष्मा का ट्रांसमिशन कंडक्शन मेथड से होगा, जबकि गैस में और लिक्विड में ऊष्मा का ट्रांसमिशन कन्वेक्शन विधि द्वारा होता है।
रेडिएशन विधि द्वारा तो एयर में कंडक्शन होता है, जैसे सन की लाइट ज़मीन पे आना और रेडिएशन के माध्यम से आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। व्हाट इज़ द रेसिस्टिविटी ऑफ लेड? लेड की रेसिस्टिविटी क्या होगी? शीशे की प्रतिरोधकता क्या होगा? इसका है आंसर सी, 20.8 मल्टीप्लाई 10 to the power -8 ओम मीटर्स। लीड की रेसिस्टिविटी मतलब शीशे की प्रतिरोधकता 20.8 मल्टीप्लाई 10 to the power -8 ओम मीटर होती है। प्रतिरोधकता एक इकाई लंबे वाली घन के विपरीत फलकों का प्रतिरोध होता है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर होता है। इसका मान पदार्थ के आकार पर निर्भर नहीं होता, क्योंकि ये पदार्थ का एक गुण धर्म होता है। इसका समान पदार्थ के लिए निश्चित होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च वोल्टेज परिपथ का इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्रम में होता है। उच्च वोल्टेज का इंसुलेशन प्रतिरोध 1000 मिली ओम्स होना चाहिए, नहीं तो इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाएगा। आंसर है इसका सी, 1000 मेगा ओम। मतलब उच्च वोल्टेज हाई वोल्टेज सर्किट का इंसुलेशन कितना होना चाहिए? 1000 मेगा ओम होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन पे। द रेसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ अराउंड। मतलब ह्यूमन बॉडी का रेसिस्टेंस कितना होता है? मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितने ओम्स होता है? इसका आंसर है डी, 1000 ओम या 1 किलो ओम। सामान्य मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध 1000 ओम या 1 किलो ओम माना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। एसआई यूनिट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की क्या होती है? वैद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है। और यूनिट ऑफ चार्ज की कूलम एंड यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की ओम। आवेश की इकाई कूलम, प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। और वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इकाई यूनिट वोल्ट होती है। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 41 पर। If resistance obey Ohm's law is called linear resistance। यदि प्रतिरोधकता ओम के नियम का पालन करता है तो क्या कहलाता है? लीनियर रेजिस्टेंस। रेखीय लीनियर रेजिस्टेंस। ओम्स के नियम के अनुसार किसी चालक की यदि भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरे पर लगने वाले विभवांतर पोटेंशियल तथा करंट में बहने वाली धारा का अनुपातिक स्थिर यानी कांस्टेंट रहता है।
V इज इक्वल टू आई आर ओम्स नियम के अनुसार V बटे आई इक्वल टू आर। रेजिस्टेंस इसका रहेगा कांस्टेंट ओम्स लॉ के अनुसार। जो रेजिस्टेंस प्रतिरोध ओम के नियम पालन करते हैं उन्हें लीनियर रेजिस्टेंस कहलाते हैं। जो रेजिस्टेंस ओम के नियम का पालन करते हैं उनको लीनियर रेजिस्टेंस कहलाते हैं। वो लीनियर रेजिस्टेंस ओम्स लॉ नॉन लीनियर रेजिस्टेंस पर नहीं लागू होता है। ओम्स लॉ डज नॉट फॉलो ऑन नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। द टर्म इलेक्ट्रिक प्रेशर इज आल्सो रिफर एज विद्युत दाब को के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। द टर्म इलेक्ट्रिक प्रेशर आल्सो रिफर आंसर वोल्ट। इलेक्ट्रिक प्रेशर वोल्ट के रूप में जाना आता है। वैद्युत दाब को वोल्टेज के रूप में जाना जाता है। मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक प्रेशर को वोल्टेज के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रिक प्रेशर P इसके रूप में आना आता है वोल्टेज के रूप में। ये इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा। The ability of charge particles to do work is known as electric potential energy. एक आवेशित कण के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव ऊर्जा कहते हैं। आंसर है डी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। एक आवेशित कण के कार्य करने की क्षमता को वैद्युत विभव ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू। ओम्स लॉ किस पे एप्लीकेबल नहीं है? वैक्यूम ट्यूब पे नहीं एप्लीकेबल है। निर्वात नालिकाओं पर नहीं एप्लीकेबल है। इसका है क्वेश्चन बी। ओम का नियम वैक्यूम ट्यूब के लिए लागू नहीं होता। ये सभी परिपथ के लिए लागू होता है। ये सभी प्रतिरोधी परिपथ के लिए लागू होता है। ओम्स का नियम ये लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे। नो करंट फ्लो थ्रू टू चार्ज बॉडी हैव पोटेंशियल इक्वल पोटेंशियल। मतलब नो करंट फ्लो थ्रू टू चार्ज बॉडी इफ हैव इक्वल पोटेंशियल। मतलब यदि दो चार्ज निकाय एक समान हो तो उसमें कोई वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब दो चार्ज पिंड का विभव समान होता है तो उनके बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पर। कार्बन रेजिस्टेंस के से संयोजन क्या है? ठीक अलग से किया हुआ कार्बन ब्लैक। क्वेश्चन आंसर इसका सी। कार्बन रेजिस्टेंस ठोस से अलग से किया हुआ कार्बन ब्लैक का संगठक होता है। कार्बन रेजिस्टेंस आकार में छोटा होता है तथा सस्ता होता है। इसकी पावर रेटिंग 1/8, 1/4, 1/2 या 2 वाट तक होती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर।
क्रिस्टल में परमाणु कंपन की आवृत्ति को निम्नलिखित कौन निर्धारित करता है? आंसर इसका सी। उसमें पड़ोसी के साथ बनाए हुए आबंधों की कठोरता। क्रिस्टल में परमाणु कंपन की आवृत्ति को उसके पास पड़ोसी के साथ बनाए हुए बंधनों की कठोरता निर्धारण करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे। व्हाट इज मीन बाय जीरो इनिशियल कंडीशन फॉर सिस्टम? सिस्टम के लिए शून्य प्रारंभिक स्थिति क्या है? आंसर डी। सिस्टम is at rest and no energy is stored in any of component। प्रणाली स्थिर और इसके किसी भी घटक में कोई ऊर्जा संग्रहित नहीं है। डी। किसी सिस्टम के लिए शून्य प्रारंभिक जीरो इनिशियल कंडीशन स्थिति का तात्पर्य है कि रेस्ट कंडीशन में हो तथा किसी भी में ऊर्जा संग्रहित मतलब स्टोर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49। ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर ऑल कंडक्टर। ओम्स लॉ वैलिड होता है सारे कंडक्टरों के लिए। ये नॉन लीनियर डिवाइस को फॉलो नहीं करता, ना कि टेम्परेचर पर ना ही मेटल पर। ओम्स का नियम सभी चालकों के लिए वैध है। इस नियम के अनुसार किसी चालक यदि भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक सिरे पर लगने वाला विभवांतर V तथा बहने वाली धारा I का अनुपात सदैव स्थिर है। ओम का नियम आरेखीय परिपथ अवयव पर लागू नहीं होता। ओम का नियम ओम्स लॉ जो होता है नॉन लीनियर सर्किट पर नहीं लागू नॉट फॉलो होता है। विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट फॉर द स्टेटमेंट? कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है इस स्टेटमेंट में? 3 रेजिस्टेंस सेड टू बी पैरेलल। अगर 3 रेजिस्टेंस पैरेलल हो, विच फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट? कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट फॉर फॉलोइंग सिस्टम 3 रेजिस्टेंस सेड टू बी पैरेलल? निम्न कथन में से कौन सा विकल्प गलत है? 3 रेजिस्टेंस को सामान्यतः कहा जाता है। इसका आंसर होगा आंसर इसका गलत दिए हुए हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे R1 R2 R3, तब क्या कंडीशन होगी? अगर 3 रेजिस्टेंस पैरेलल लगाए जाएंगे वोल्टेज के अक्रॉस तो इसमें करंट फ्लो होगी I1 I2 I3। तो इसका कंडीशन क्या होगी? सभी प्रतिरोध शुरू से अंत तक जुड़े हुए हैं। सभी रेजिस्टेंस शुरू से अंत तक जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध अक्रॉस वोल्टेज का मान समान होगा। चित्र में दिखाएं। मतलब पैरेलल में जुड़े हुए रेजिस्टेंस के वोल्टेज बराबर होंगे। मान लीजिए जैसे यहाँ पे वोल्टेज 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 10 वोल्ट होगा। इस रेजिस्टेंस में भी 10 वोल्ट होगा, इस रेजिस्टेंस में भी 10 वोल्ट होगा। समान क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज का मान समान होता है। चित्र में स्पष्ट है। प्रत्येक रेजिस्टेंस में धारा अलग अलग ओम और ओम के नियम से ज्ञात की जाती है और रेजिस्टेंस में धारा अलग अलग होगी जबकि वोल्टेज जो होगा उस सब में सेम होगा।
कुल धारा का मान अलग अलग रेजिस्टेंस का योग होता है, मतलब तीनों अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग धारा का मान होगा, जिसका योग होएगा, जिसका सम होएगा I1 I2 I I1 I2 I3। अयोग द्वारा विकल्प ए गलत है। अयोग द्वारा विकल्प ए गलत है। इसका आंसर है फर्स्ट, ऑल रेजिस्टेंस कनेक्ट एंड टू एंड, लेकिन इसमें इसको सही बताया गया है। ईच रेजिस्टेंस डिफरेंस में करेक्ट बाय द ओम्स लॉ, ये भी सही है। करंट ईच रेजिस्टेंस डिफरेंट, ये भी सही है। इसमें सारे आंसर सही हैं, लेकिन आयोग ने इसका ये आंसर गलत बताया है। ऑल रेजिस्टेंस कनेक्ट टू एंड, सभी प्रतिरोध शुरू से अंत तक जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 51, आउट फॉलोइंग इनमें से आउट कौन सी चीज़ है, अलग कौन सी, निम्न में से एक विषम खोजें। से क्या है, रेसिस्टिविटी अलग है, टेंसिल हार्डनेस डक्टिलिटी ये अलग है, रेसिस्टिविटी अलग है। तन्यता दृढ़ लचीलापन किसी पदार्थ की यांत्रिक समर्थता को प्रदर्शित करता है। टेंसिल हार्डनेस रेसिस्टिविटी डक्टिलिटी किसी भी पदार्थ की मैकेनिकल सामर्थ्य को प्रदर्शित है, जबकि रेसिस्टिविटी किसी भी पदार्थ के इलेक्ट्रिक गुण को प्रदर्शित करता है। इसका आंसर है सी, रेसिस्टिविटी अलग है। ये इलेक्ट्रिक गुण को प्रदर्शित करता है, बाकी ये टेंसिल हार्डनेस और डक्टिलिटी जो है मैकेनिकल समर्थता को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक एसआई यूनिट संख्या होती है, कितनी होती है? बेसिक एसआई यूनिट की संख्या क्या होती है? नंबर ऑफ एसआई यूनिट कितनी होती हैं? 7 होती हैं। आंसर है इसका ए, 7। बेसिक यूनिट ये नीचे दी गई हैं इसमें। बेसिक यूनिट एसआई की संख्या 7 होती है। लंबाई की यूनिट होती है मीटर, द्रव्यमान मास की यूनिट होती है किलोग्राम, समय टाइम की यूनिट होती है सेकंड, वैद्युत धारा की यूनिट होती है एम्पियर, तापमान की यूनिट होती है केल्विन, पदार्थ की मात्रा होती है मोल, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला CD। चलिए आज की वीडियो समाप्त करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में